नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रीमियर धारावाहिक फिल्म के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कल 12 जुलाई को सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए प्रीलिम्स परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और जिसमें ऐसी उम्मीद है कि आप सभी साथियों ने कई माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर के एक संभावित उत्तर का मिलान कर लिया होगा। हम आज यहाँ उपस्थित हैं आप सभी के लिए उन प्रश्नों के व्याख्या के साथ में, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के मन में यह अभी भी आशंका बनी हुई है कि किस प्रश्न का उत्तर एग्जैक्टली क्या हो सकता है, इसके पीछे यदि इस उत्तर लिया जा रहा है संभावित तो उसके पीछे कौन कौन से कारण होंगे। तो उन कारणों पे चर्चा करके हम संभावित उत्तर तक पहुँचेंगे और अपनी इस क्लास में, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी, साइंस और इकोनॉमी के प्रश्नों पर और साथ में कंप्यूटर के प्रश्नों पर। तो चलिए देखते हैं कि जो प्रश्न कल हमारे परीक्षा में आए हुए थे उनके संभावित उत्तर हमारी ओर से क्या हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोगों को लगे किसी प्रश्न में कि उत्तर कुछ और हो सकता है तो आपके लिए मंच खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि उत्तर तक पहुंच पाऊं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है। हम शुरुआत करेंगे हिंदी से। तो देखिएगा, पहला प्रश्न था, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है, मतलब शब्द आपका शुद्ध है। बेसिकली शब्द शुद्धि से आपको ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका संश्लिष्ट। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि संश्लिष्ट होगा कि टा होगा कि ठा होगा। जिस भी विकल्प में आपको यहाँ पास में ठा दिखाई दे रहा है ये आपका गलत रूप होता है, ठा तो होगा ही नहीं। ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पास टा ही होना है तो मतलब हमारा आंसर बी या सी में से कुछ एक हो सकता है। देखिए, होता है संश्लिष्ट, यहाँ पास में संसी लिस्ट कर दिया है, मतलब सा में भी छोटी की मात्रा लिया है और ला में भी लिया हुआ है, जो कि आपका गलत होगा। इसका सही उत्तर होगा संश्लिष्ट यहाँ पास में। तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा, अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। देखिएगा, खग का अर्थ नहीं है वो पूछ रहा है और बच्चे यहाँ पास में क्या कह रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पास जो बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, वो खग का अर्थ निकाल के आ रहे हैं जबकि प्रश्न बोल रहा है कि खग का अर्थ नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पक्षी मतलब खग होता है, ध्यान देना। यहाँ पास में बाण मतलब भी खग होता है और एक सूर्य भी बोलो क्या होता है, आपका खग होता है। खग का मतलब जो उड़ने वाला हो, खेचर हो। खेचर का मतलब होता है जो आसमान या वायु से संबंधित हो। तो बाण भी आपके आसमान में उड़ते हैं, पक्षी भी आसमान में उड़ते हैं और सूर्य भी। देखिए, यहाँ पास में खग का अर्थ होता है खेचर से संबंधित। बगुला माना कि एक पक्षी है, लेकिन देखिएगा यहाँ पास में बगुला एक आपके पशु की मतलब एक प्रजाति की बात हो रही है। यहाँ पास जो आपका आंसर होगा वो होगा बगुला। ठीक, तो हमारा आंसर होगा डी। तत्सम शब्द की पहचान करिए। देखिएगा, ऐसे शब्द जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह होता है, अड़ा और डा, आप एक पढ़े होंगे डा। डा का उच्छिप्त होता है अड़ा और एक होता है ढा ढक्कन का, उसका उच्छिप्त होता है अड़ा। तो जिन भी शब्द में अड़ा और अड़ा देखने को मिले वो तो आपके तद्भव होते हैं, ये पहचान है, ये नियम है। तो आपका ये कट जाएगा। ठीक है, पपीता जो शब्द है आप सभी को पता होगा कि वो हिंदी भाषा का भी शब्द नहीं है, बेसिकली वो विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक, पपीता शब्द मेरे ख्याल से आई थिंक पुर्तगाली या डच भाषा का शब्द है। फिर देखिएगा, इसके बाद में अनानास, ये भी नहीं है, विदेशी भाषा का शब्द है। इसका आंसर होगा क्षीर। ऐसे शब्द जिनमें संयुक्त व्यंजन, जैसे हम बात करेंगे छा, हम बात करेंगे त्रा, हम बात करेंगे ज्ञा और हम बात करेंगे स्रा, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन का उपयोग होता है सामान्यतः वह क्या होते हैं, तत्सम भाषा के शब्द होते हैं। तो आपका उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, देखिएगा कि पा व्यंजन वर्ण है, किस प्रकार के व्यंजन वर्ण है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सब बच्चों को आई थिंक बन भी गया होगा। तो पा बोलो क्या होता है, ओष्ठ वर्ण होता है, पा फा बा भा मा। ठीक है, मतलब जो हमारे पास में स्पर्श व्यंजन होते हैं उन वर्गों में से जो पांचों वर्ग होते हैं इसको हम बोलते हैं पा वर्ग या ओष्ठ वर्ग बोलते हैं। तो पा क्या होगा, ओष्ठ वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऐसा मान, देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे इसको बना दिए होंगे, फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हमको नहीं मालूम। आप विकल्प के माध्यम से कैसे इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते थे। देखिएगा, चतुर्भुज संख्यावाची है, आप सभी को पता है कि द्विगु समास होता है, तो ये विकल्प नहीं हो सकता। नील गाय, ये कर्मधारय समास है, नीली है गाय, जहां पास में विशेषता का भाव आए वहां पास में कर्मधारय समास होता है, तो विकल्प आपका ये भी नहीं हो सकता। स्वर्ग प्राप्त, तो हम क्या बोलेंगे, स्वर्ग से प्राप्त, ये आपका तत्पुरुष समास है, तो आंसर बोलो क्या होगा आपका, यथासंभव। हालांकि एक ऐसा समासिक शब्द जिसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है और वह उपसर्ग विशेषण का कार्य नहीं करता है, वहां पास में आपका जो समास होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पास में क्या लिखा हुआ है, यथासंभव, मतलब बोलो क्या है, जितना संभव हो सके उतना, संभव के अनुसार नहीं, जितना संभव हो सके उतना, इसका समास विग्रह होता। तो विकल्प होगा आपका आंसर होगा बी। शुद्ध शब्द है, फिर से एक क्वेश्चन जो है आपका शब्द शुद्धि से आ गया। निर्दयी, निर्दोषी,
निरपराधी, ध्यान देना, निरपराधी नहीं निरपराध होता है, निरपराध। तो उत्तर बोलो क्या होगा आपका, निरपराध। ठीक है, इसके बाद में परपट। ठीक है, परपट का तद्भव रूप होगा, तो इसका संभवतः आंसर 90% पपड़ी ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इनमें से पुल्लिंग शब्द है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बच्चे लोगों ने बनाया भी होगा। देखिएगा, पुल्लिंग शब्द है, बालू की बात करेंगे। यदि हमको किसी भी शब्द में लिंग की पहचान करना हो तो हमेशा मैं पढ़ाता हूँ और बहुत ही आसान होता है कि क्या करना है, आपको 2-3 प्रयोग कर देना है। या तो उस शब्द का क्रिया के साथ में वाक्य में प्रयोग करना है, या तो उस शब्द के पहले आपको लगाना है विशेषण, और या तो क्या करना है, आपको साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। इस आधार पर हम दिए गए शब्द में लिंग की पहचान कर पाते हैं। देखिएगा, जैसे शब्द है आपका झाड़ू, मेरी झाड़ू, हमारी झाड़ू, अच्छी झाड़ू, नई झाड़ू, महंगी झाड़ू, छोटी झाड़ू, पुरानी झाड़ू, सब में बोलो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ये इस बात का सूचक है कि शब्द कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। झाड़ू लगाई जा रही है, रहा है होता तो पुल्लिंग होता, मैं क्या बोल रहा हूँ, रही है, तो स्त्रीलिंग हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, बोलिए, हमसे पूछ रहा है पुल्लिंग, तो झाड़ू हटा यहाँ से। अब देखिएगा, बालू, बालू गिर गई है, बालू के रेट दाम बढ़ गए हैं। देखिएगा यहाँ पास में बालू, बालू का मतलब आपका एक प्रकार का रेत, रेत को हम बालू बोलते हैं। तो नई बालू, नदी की बालू, ठीक है, सफ़ेद बालू, काली बालू, यहाँ पास में बोलो क्या होता है, आपका जो शब्द होगा ये भी कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। फिर देखिएगा, आंसू है, और उसके बाद में है आपका गेरू। गेरू शब्द का मतलब होता है गेरुआ रंग वाला। यदि आप रंग के संदर्भ में देखेंगे तो ये पुल्लिंग होगा। लेकिन एक होता है गाय और गेरू, गेरू का मतलब होता है से संबंधित स्त्री। यदि आप इस रूप में देखेंगे तो ये स्त्रीलिंग होगा, और यदि आप रंग के रूप में देखेंगे तो गेरुआ वस्त्र बोलते हैं, गेरू, तो गेरुआ बनता है उससे, तो वो आपका पुल्लिंग होता है। तो ये क्वेश्चन या तो विलोपित होगा, क्योंकि जो गेरू शब्द है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। ये विलोपित क्यों होगा, क्योंकि हमारा आंसर बोलो क्या होगा, आंसू। जो आंसू शब्द है वो 100% आपका पुल्लिंग शब्द है। मेरे आंसू की मेरी आंसू, तो बोलते हैं कि मेरे आंसू, यहाँ पास में मेरी होता तो वो स्त्रीलिंग होता। मेरे आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रही है कि रहे हैं, तो हम बोलेंगे आंसू बह रहे हैं। यदि यहाँ पास में रही होता तो ये स्त्रीलिंग होता। तो इसका उत्तर पूर्णतः हमारी उससे क्या बोलिए, आंसू होने चाहिए, पर गेरू यहाँ कंफ्यूज कर रहा है। तो या तो उत्तर लेगा आंसू को, और या तो इस प्रश्न को विलोपित करेगा 100%, दोनों में से कोई एक बात होगी। आगे बढ़ते हैं, रत्नाकर। रत्नाकर का मतलब होता है जो रत्नों को धारण किए हुए हैं। रत्न जिसके पास में है, तो किसके पास में होते हैं, समुद्र या सागर के तल में बोलो क्या है, रत्न पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर बोलो क्या होगा, आपका सागर होगा। निम्नलिखित में देशज शब्द है, ध्यान देना, देशज। देखिएगा, रोशनदान, जिन शब्दों में अंत में दान लगा होता है, पान दान, रोशनदान, ठीक है, उसके बाद में बोलेंगे आपका, देखिएगा, खानदान, तो जिनमें दान लगा होता है वो अरबी और फारसी भाषा के शब्द होते हैं मेरे भाई, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दरवाजा शब्द आप सबको पता है कि अरबी भाषा का है। झरोखा भी बोलो क्या है, आपका उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के शब्द हैं, ईरानी शब्द हैं, तो उत्तर बोलो क्या होगा, खिड़की। ध्यान देना, जिनमें अड़ा और ढा शब्द आता है वो समानता कैसे होते हैं, वो आपकी देशज भाषा के शब्द होते हैं, या तो तद्भव होंगे। तो खिड़की शब्द बोलो क्या है, जो खिड़की शब्द है वह देशज शब्द है। एक बात, तो इसका उत्तर बोलो क्या होगा, आपका खिड़की का आंसर हो जाएगा। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर 95 का आंसर होगा ए, खिड़की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। ठीक, चलिए, ये तो क्या हो गया आपका हिंदी। तो हिंदी के संभवतः मैंने आपको आंसर बतला दिए। अब हम लोग देखिए सीधे प्रश्न पत्र के पहले पेज पे जा रहे हैं, और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे कि हमको बेसिकली डिस्कस करना है कंप्यूटर के प्रश्नों पर, साइंस के प्रश्नों पर और इकोनॉमी के प्रश्नों पर। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं कंप्यूटर, साइंस और इकोनॉमी, तो उसके अच्छे स्तर के प्रश्न आए थे। पेपर यदि हम बात करें प्रश्न पत्र कैसा है, तो प्रश्न पत्र को तो मैं आसान तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। ये आपका पेपर मॉडरेट से टफ की ओर है, और आप यदि आप एक अक्षर में कहना चाहें कि सर क्या था, तो मैं आपसे बोलता हूं कि पेपर टफ था। पेपर किसी भी सूरत हाल में आपका पेपर ये आसान नहीं था। बात करें कट ऑफ का, तो मुझे नहीं लगता कि 70 के ऊपर जनरल में कट ऑफ जाएगा। कई लोग कह रहे हैं 75-80, अब क्या पता कल के दिन क्या आए, लेकिन जो पेपर देखने के बाद में मालूम पड़ रहा है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रश्न पत्र जो है वो मॉडरेट से टफ की ओर है।
70 के ऊपर कट ऑफ जा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आई थिंक 65 से 70 के बीच में ये जनरल ओबीसी की कट ऑफ बैठेगी, 65 से 70 के बीच में, ठीक है। और इन्हीं में 2-3 नंबर आप फीमेल के लिए कर लो और 4-5 नंबर आप कम कर लो एसटी और एससी के लिए। मतलब 60 नंबर जिनका एसटीएससी में आ रहा है वो सेफ है। 65 के ऊपर जिनका ओबीसी में आ रहा है संभवतः वो सेफ है 90%, थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 नंबर। और जिनका 70 के आसपास आ रहा है जनरल कैटेगरी में वो भी आपके सेफ हैं, मतलब वो सीजीएसआई का मेंस देने जा रहे हैं हमारी ओर से, मेरी ओर से मुझे ऐसा लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए हमारे सामने ये प्रश्न है कंप्यूटर का, और जरा गौर से देखेंगे। ये प्रश्न कह रहा है, मैं यहां से इसको हटाता हूं, देखिए कौन सा कथन कंप्यूटर वायरस और वर्म के बीच का अंतर का सबसे अच्छा तरीके से समझाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहली चीज तो देखिएगा, और जो बच्चे हमें से पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि उनके कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस के टॉपिक में सबसे पहले मैं इसी को पढ़ाता हूं, 3 चीज को, एक वायरस को, एक वर्म को और एक ट्रोजन हॉर्स को। इन तीनों के बीच में मैं अंतर करवाता हूं कि इन तीनों बेसिक अंतर क्या है। कौन है जो खुद से रिप्लिकेट करते हैं, कौन है जो खुद से एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब उनको चालू करना पड़ता है। उनको हमारे यदि वायरस है या वर्म है या ट्रोजन हॉर्स है तो क्या वो ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं सिस्टम में आते से कि उनको चालू करना पड़ता है। ये 3 बेसिक अंतर होते हैं। तो देखिएगा, वायरस को होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती जबकि वर्म को होती है। होस्ट प्रोग्राम की मतलब बोलो क्या, किसी एक दूसरे प्रोग्राम की सहायता, ये गलत होगा। बी, वर्म को देखिएगा, वर्म स्वयं बिना उपयोगकर्ता क्रिया के प्रतिक्रिया बनाता है, मतलब अपने आप को रिप्लिकेट करता है खुद से, ये पॉइंट सही हुआ। जबकि वायरस को फैलने के लिए होस्ट फाइल और उपयोगकर्ता के निष्पादन करने की आवश्यकता होती है। देखिएगा, जो वर्म है और वायरस ये खुद से रिप्लिकेट तो होते हैं, परंतु जब चालू करने की बात आती है तो वर्म ऑटोमेटिक चालू होता है, लेकिन वायरस को चालू करना पड़ता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते, देखिए इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये इस पर भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपने विषय पर आऊँगा। जो मेरा विषय है कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है और साइंस है। देखिएगा, और इस पेपर में जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को सामने आई है वो ये आई है कि क्वेश्चन जो आ गए थे मिक्स कैटेगरी के आ गए थे। मिक्स का मतलब मैथ्स, रीजनिंग और आपके जीएस को साथ में एक कर दिया था। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के, मतलब बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक होते हैं जैविक और अजैविक। इसको हम बोलते हैं एबायोटिक और बायोटिक। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था वो, इस पे इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा उस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिएगा, देखिए आईटी अधिनियम के तहत डिजिटल सिग्नेचर कौन जारी करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईटी मंत्रालय, सर्टिफाइंग अथॉरिटी और साइबर सेल। आईटी अधिनियम के तहत डिजिटल सिग्नेचर कौन जारी करता है? डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ पास में किसके सिग्नेचर को जारी करने की बात हो रही है, ये आपका प्रश्न उठता है, ठीक है। पर यहाँ पर हम देना क्या है, वो आईटी अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो आईटी अधिनियम है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये तो जारी नहीं करेगा। आईटी मंत्रालय, सर्टिफाइड अथॉरिटी, तो उसका आंसर होगा सी, सर्टिफाइड अथॉरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, इसके बाद में आता है, यही तकलीफ हुई है कि बीच में क्वेश्चन को जो मिक्स कर दिया, तो बच्चे मैथ्स बना रहे हैं, कभी रीजनिंग बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, और ये बहुत तकलीफ किया है। कल देखिएगा, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के नाम पर बने रामानुज मशीन प्रोजेक्ट के मुख्यतः किस आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान तकनीक का उपयोग होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और गिट कंप्यूटिंग। इसका आंसर होगा सी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। आंसर होगा सी, क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिएगा, इसके बाद में आता है, देखिए त्रियाहट किसकी औपन्यासिक कृति है? तो देखिएगा, यहाँ से जो आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा मैत्रेयी पुष्पा। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर या तो नासिरा शर्मा लिए हैं या तो चित्रा मुदगल लिए हैं, जबकि इसका आंसर बोलो क्या होगा? मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा जी की आपकी ये रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसका नाम क्या है बोलिए? त्रियाहट। मतलब यहाँ पास में स्त्री के हट की बात कर रहे हैं, ये त्रियाहट की बात, ठीक। तो आंसर होगा डी, त्रियाहट। देखिएगा,
IMT एडवांस्ड विशिष्टताओं के अनुसार 4G नेटवर्क के लिए उच्च गतिशीलता जैसे ट्रेन कार पर पीक डेटा दर कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पास में क्या बोल रहा है कि जो आपका 4G नेटवर्क होता है उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी होती है, 10 Mbps, 100 Mbps, 500 Mbps या 1 गीगाबाइट। तो बोलिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए वो हाईएस्ट की बात कर रहा है, हाईएस्ट। तो यहाँ पास सुनिएगा, ये आपका होगा 100 Mbps। पर ध्यान देना, कई जगह आपको देखने को मिलेगा 500 Mbps मेरे साथियों यहाँ पास, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 100 Mbps। यदि आरबीआई एक साथ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि आरबीआई एक साथ CRR बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों बेचता है तो इसका क्या उत्तर होगा। देखिए एक होता है CRR, इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों देखिएगा, CRR का मतलब क्या होता है कि किसी भी बैंक का वो पैसा जो कैश के रूप में उसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जितना अधिक कैश के रूप में उस पैसे को बैंक आरबीआई के पास में जमा करेगा तो उतनी कम क्षमता में वो लोन बांट पाएगा। मतलब यदि CRR को बढ़ा देंगे, जिसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब पहले की तुलना में बैंकों को अब और अपना पैसा कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। इसी का मतलब क्या होता है CRR। तो जब CRR बढ़ जाएगा, मतलब बोलो क्या है कि पहले की तुलना में बैंकों को और अधिक पैसा अपना आरबीआई में जमा करना पड़ेगा, तो वो और उतना ही कम, जितना पैसा आरबीआई में जमा होगा उतना ही कम वो लोन या ऋण को मार्केट में बांट पाएंगे। तो उसका उत्तर क्या होगा बोलिए कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। सरकारी प्रतिभूति का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बोलते हैं GSEC। जब सरकार प्रतिभूति को मार्केट में लेके आती है उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेसिकली क्या होता है, जब बाजार में तरलता घट जाए या बढ़ जाए तो इसका उपयोग करते हैं। जब बाजार में तरलता मतलब कैश का फ्लो, मनी का फ्लो बढ़ जाता है तो सरकार तरलता कम करने के लिए मार्केट में सरकारी प्रतिभूति लेके आती है। बेसिकली इस प्रकार से बॉन्ड होता है। सरकार कहती है कि जो आज इस बॉन्ड को खरीदेगा, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, 1 साल बाद में उसको हम 1,10,000 वापस करेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि लोग उस बॉन्ड को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से गारंटी के साथ में लोगों को 1 साल बाद में उस 1 लाख के एवज में या बदले में 10,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। तो बॉन्ड को खरीदे और सरकार को 1 लाख रुपए दिए, तो सरकार क्या करती है, इस प्रकार से कागज बांट के और लोगों से बोलो क्या है कैश को लेती है। तो इससे क्या होता है, बाजार में तरलता, तरलता का मतलब क्या होता है, कैश का जो प्रवाह था, फ्लो था, ये कम हो जाता है। तो बोलो क्या होगा, CRR बढ़ेगा तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम होगी। प्रतिभूतियों को बेचेंगे तो बोल क्या मार्केट में तरलता कम होगी। इसका मतलब ऋण और तरलता दोनों कम होंगी। आंसर होगा C। आगे बढ़ते देखिएगा अगला क्वेश्चन। वह उतक जिससे नारियल की भूसी बनती है और जिसकी कोशिकाएं मृत होती है, लंबी होती है, किस प्रकार की लिग्निफाइड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृत कोशिकाएं, मोटी कोशिकाएं, लंबी कोशिकाएं, ये बोलो क्या होती हैं आपकी स्क्लेरेंकाइमा होती है। क्या बोलिए आपके स्क्लेरेंकाइमा। देखिएगा जो आपके पेरेन्काइमा होती है वो कैसी होती है, नई होती है, पतली होती है। और बोलो कैसी होती है आपकी, वो अभी अभी तुरंत ही बनी हुई आपकी कोशिकाएं होती है पौधों के पादपों की, उसको हम बोलते हैं पेरेन्काइमा। जो बहुत पुरानी हो जाती हैं, जो मृत हो जाती हैं, जो बहुत मोटी और जटिल हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, वो कैसी होती हैं आपके स्क्लेरेंकाइमा होती है। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था। देखिएगा रीतिकाल वो काल था जब कवि और रचनाकार अपनी रचनाओं में बहुत अधिक श्रृंगार रस का, बहुत अधिक रस का और छंद का उपयोग कर रहे थे। तो कई कवियों ने बोलो क्या है इसे अलंकार काल कहा और कभी कवियों ने इसे रीति काल कहा और कई कवि थे जिसने से क्या कहा, श्रृंगार काल कहा। उनमें से आपके एक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल कहा था क्योंकि इस काल में, इस कालखंड में कवियों ने अपनी अधिकांश रचनाओं में श्रृंगार रस का बहुत भरपूर उपयोग किया था। यही कारण था कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा था, मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत या अलंकार काल कहा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, C होगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन। देखिएगा ये है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। पहला क्या बोल रहा है आपका, तिलहन। तिलहन का मतलब होता है तेल वाले बीज, तो इसका संबंध है पीली या येलो रिवॉल्यूशन। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब होता है क्रूड ऑयल, तो काली क्रांति। फल और सब्जी, तो इसका उत्तर बोलो क्या होगा, फल और सब्जी, फल, फ्रूट और शहद, इसके लिए आपका जो क्रांति होती है उसको हम बोलते हैं गोल्डन। ठीक है, स्वर्ण बोलते हैं। और अंडे के लिए बोलो क्या होती है, सिल्वर, मतलब आपकी कैसी होती है, रजत क्रांति। तो इसका आंसर क्या होगा, C। अगला क्वेश्चन
देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में पुलिस एवं लोक व्यवस्था का उल्लेख है? देखिए, 8वीं अनुसूची भाषा, 9वीं 10वीं अनुसूची की बोलो क्या है, ये तो संबंधित है ही नहीं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न था कि किस अनुसूची में राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची के विषय को बांटा गया है, क्योंकि जो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। और कहाँ हुआ बोलिए विभाजन हुआ है? 7वीं अनुसूची में। तो उत्तर बोलो क्या होगा आपकी 7वीं अनुसूची। बड़ा शानदार प्रश्न था ये वाला आपका। फिर देखिएगा, हम खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। किस प्रकार के हमले में विश्वसनीय वेबसाइटों में हानिकारक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डालकर कुकीज और संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है? देखिएगा, आपसे क्या बोल रहा है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डालकर। मतलब जो आपके हैकर्स होते हैं वो एक प्रकार की आपकी एक ऐसी स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट को शेयर करते हैं जो उपयोग करता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट साइड जो उपयोग करता है उसको क्या लगता है कि किसी ओरिजिनल वेबसाइट से ये आपकी बोलो क्या कुकीज़ आ रही है, और क्या करता है बोलिए उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो जो कुकीज़ होती है वो कैसी होती है, वो हैकर्स के द्वारा क्रिएट की गई होती है, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर के प्रश्नों में उसी के उत्तर छुपे होते हैं। यहाँ क्या बोल देखिएगा, हानिकारक क्लाइंट साइट स्क्रिप्ट, और यहाँ भी बोलो क्या है आपका स्क्रिप्टिंग छुपा हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी। अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था ये। फिर देखिएगा, इसके बाद में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का विशिष्ट गुण नहीं है? आघात वर्धन्यता, तन्यता, और क्या बोलिए आपका ध्वनिकता मतलब आवाज, और फिर क्या बोलिए भंगुरता। भंगुरता जो है मतलब हम बोलेंगे ब्रिटलनेस, ये किसी लोहे के पदार्थ का बेसिक गुण, मूलभूत गुण नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, मुद्रा की आपूर्ति, भारत में मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है, को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चे को उसका आंसर पता होता, बोली क्या आपका आरबीआई क्या करता है, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, मतलब मुद्रा आपूर्ति को देखता है कि बाजार में मुद्रा कम है कि मुद्रा अधिक है। मुद्रा बाजार में अधिक होती है तो उसको कम करता है, और जब कम होती तो सप्लाई को बढ़ाता है। काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो उसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे इकोनॉमी, साइंस और कंप्यूटर और हिंदी के प्रश्नों पर हमने अपनी चर्चा करी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको उत्तर सही लगे होंगे, है ना। मैंने अपनी उससे पूरी कोशिश की है कि मैं आपको उत्तर के सही कारणों तक लेकर के जाऊं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।